विमला की बड़ी बेटी निशा बिन ब्याही थी। उसके नखरे बहुत थे। समय रहते जो भी रिश्ते आए उसने ठुकरा दिए। अब हालत ये हो गई थी कि उसकी उम्र हो गई थी और रिश्ते नहीं आ रहे थे। अब 40 की उम्र में कौन शादी करेगा इससे? समय रहते हो जाती तो सही रहता। अब नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या कर सकते हैं। अरे इसके भाई की तो करनी ही है, उसको थोड़ी बिन शादी बिठाए रखेंगे। हाँ हाँ, देख रही हूँ इसके लिए भी लड़की में। हाँ माँ, इसकी तो कर लो। असल में वो जिसको भी पता चलता है कि घर में एक बिन ब्याही ननद बैठी है, वो रिश्ते से साफ इनकार कर देता है। अरे क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये बात हम बताएं ही नहीं किसी को? कहीं थोड़ा दूर से रिश्ता करते हैं। तो सब यही तय करते हैं कि ऐसा ही किया जाएगा कि लड़की वालों को ननद के बारे में बताया नहीं जाएगा। और होता भी यही है। वो लोग दूसरे शहर की लड़की से शादी तय करते हैं। पूजा शादी करके घर आ जाती है। अब जब घर में उसको निशा दिखने लगती है तो पहले तो वो सोचती है कि कोई खास मेहमान होगी, इसलिए इतने दिन ठहर गई है। पर अब काफी दिन हो गए थे। वो अपने पति साहिल से पूछती है कि ये कौन है। अरे ये मेरी बड़ी दीदी है, आओ मिलवाता हूँ। पूजा जाकर ननद के पैर छूती है और सब बात करने बैठ जाते हैं। अच्छा, तो दीदी फिर आपकी ससुराल कहाँ है? ये सुनकर सब कोई जवाब नहीं देते। पूजा भी ध्यान नहीं देती, वो भी काम में लग जाती है। अरे हमारे यहाँ पोहे ऐसे नहीं बनते, तुमने टमाटर क्यों डाल दिए? पर दीदी मम्मी जी ने तो कुछ बोला नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, एक ही बात है। पूजा फिर वापस से पोहे बनाती है। दोपहर होती है और विमला पूजा को खाना बनाने के लिए बोलती है। क्या क्या बनाना है माँ जी? मुझसे क्या पूछ रही हो? निशा दीदी है ना, उनकी पसंद का खाना बनेगा, उनसे पूछो। ठीक है। हाँ ऐसा करो, करेले और दाल बना लो। पर मैं तो करेले नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं, तुम दाल से खा लेना, पर मुझे तो आज करेला ही खाना है। पूजा अपनी सास विमला से पूछती है कि एक सब्जी कुछ और भी बना ले, तो वो मना कर देती है कि 3 चीजें कैसे खाई जाएंगी। उस दिन पूजा फिर आधा ही खाना खाती है। एक दिन पूजा साहिल से पूछ ही लेती है कि दीदी कब वापस जाएंगी। सुनो, जीजा जी कब आ रहे दीदी को लेने? अब तो काफी दिन हो गए, बच्चे भी नहीं दिख रहे, तो बच्चों की भी याद आ रही होगी ना। अब साहिल को लगता है छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अरे असल में दीदी की शादी हुई ही नहीं है, वो तो हमारे साथ ही रहती हैं। हैं? क्या? पर ये तो आपसे बड़ी हैं। हाँ बड़ी ही हैं, पर नहीं हो पाई शादी किन्हीं कारणों से। तो ये बात आप लोगों ने छुपाई हमसे? अरे नहीं नहीं, छुपाई नहीं थी। उस समय दीदी अमेरिका में थी, 4-5 साल वहीं थी। वो तो शादी के लिए आई थी, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि यहीं रह जाए। साहिल बात संभालने के लिए झूठ बोल देता है। ये सुनकर पूजा थोड़ी सोच में पड़ जाती है, पर वो साहिल से कुछ भी नहीं कहती, बस कमरे में चली जाती है। इसका मतलब ये हमेशा इसी तरह से दखलंदाजी करेंगी। मुझे इनके इशारों पर नाचना पड़ेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है ये, इसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। एक दिन साहिल बताता है कि उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो तैयारी कर लेना। हाँ मैं सब कर लूंगी, और आप बस ये। पूजा आगे बोल ही नहीं पाती, तभी निशा बीच में ही बोल पड़ती है। अच्छा तेरे दोस्त? अरे वो पुराने वाले ही आ रहे होंगे ना, उन सबको तो मैं जानती हूँ। अरे इसे कुछ पता नहीं है, मैं कर दूंगी सब। हाँ दीदी, आप ही कर देना, इसे तो कुछ पता नहीं है। पूजा को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। फिर भी अगले दिन वो थोड़ी बहुत तैयारी करने लगती है। अगली सुबह, दीदी ये थोड़ी बहुत तैयारी तो कर दी है मैंने, ये पास्ता, नूडल्स और मंचूरियन। अरे हटाओ ये सब, उन लोगों को तो मेरे हाथ की पूरी सब्जी और रायता अच्छा लगता है, मैं जानती हूँ उन्हें। वो पूजा की हुई तैयारी साइड में रख देती है और गैस घेर कर खड़ी हो जाती है। तो फिर मैं क्या करवाऊँ, आप बता दीजिए। तुम कुछ मत करो, तुम्हारे हाथ का स्वाद उन्हें समझ नहीं आएगा, तुम बस चाय कॉफी कर देना। पूजा को बहुत बुरा लगता है, वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब साहिल के दोस्त आते हैं, निशा पूजा को बिल्कुल साइड कर देती है। उसका बनाया हुआ कोई सा भी नाश्ता उनके सामने नहीं रखती, वो सब ऐसे ही रसोई में रखा रहता है। अरे ये खाओ ना तुम लोग, सालों बाद आए हो, याद है ना पहले कितना ये सब खाते थे तुम लोग। साहिल के दोस्तों को आए हुए बहुत टाइम हो गया था, उनका स्वाद भी बदल गया था। हाँ दीदी, याद तो सब है, पर थोड़ा ही खाना है। इतना हैवी खाना अब खाया नहीं जाता है, कुछ लाइट ही खाएंगे। इतने में ही पूजा बोल पड़ती है। आप लोग चाइनीज खाएंगे? हाँ यार, चाइनीज तो खा लेंगे, पहले क्यों नहीं लाए? अरे वो चाइनीज मैंने नहीं बनाया, पूजा तो नई नई है, इसे ठीक से बनाना नहीं आता, तुम लोग यही खाओ। निशा बस सबके सामने यही जताने में लगी रहती है कि पूजा को कुछ नहीं आता, और बस वो खुद ही सबसे अच्छा खाना बनाती है और उसे सब पता है। थोड़ी देर में सब लोग चले जाते हैं। उनके जाते ही पूजा साहिल से बात करती है। साहिल, आज तो दीदी ने हद कर दी, मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, मुझे ये घर अपना लगता ही नहीं है। अरे क्या गलत है, सही तो है।
तुम्हें अभी क्या आता है? वो मेरे दोस्तों को अच्छे से जानती हैं, उनकी पसंद नापसंद का दीदी को पता है। पर जब तक मुझे कोई मौका देगा ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगी सब कुछ। भाई, मुझे इन औरतों के पचड़े में नहीं पड़ना। तुम लोग अपना देख लो, माँ से बात कर लो। माँ से क्या बात करूं, वो तो खुद ही मुझसे पहले दीदी को आवाज लगाती हैं। साहिल उसकी बात को ध्यान से सुनता ही नहीं और चला जाता है। इस मुसीबत से मुझे खुद ही निपटना पड़ेगा। शाम को जब खाना बनाने का समय आता है, पूजा कमरे से निकलती ही नहीं। रात के 9 बज जाते हैं। सबको भूख लगने लगती है। अरे आज खाना मिलेगा या नहीं, रात हो गई। क्यों भाई पूजा, आज खाना नहीं बनाओगी? मुझे बनाना है क्या? दीदी नहीं बनाएगी? क्यों, वो क्यों बनाएगी? नहीं, वो आप ही हर समय उन्हें बुलाते हो ना। आप कहते हो ना कि मुझे कुछ नहीं आता। कल दीदी ने भी यही जताया था कि मुझे कुछ नहीं आता। अरे ये सब बाद में देखेंगे, आज खाना तो देखो पहले। इतनी बहसबाजी में बहुत देर हो जाती है। उस दिन खाना बाहर से ऑर्डर होता है। निशा पूजा की सारी बातें सुन लेती है। माँ, ये क्या कान भर रही है आपके? मुझे तो पहले ही लग रहा था ये पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं करती है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। देखो पूजा, ये ननद है तुम्हारी, तुम्हें इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और क्या हुआ अगर इससे पूछकर काम कर लिया तो? बड़ी है तुमसे और इस घर के तौर तरीके जानती है। माँ जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक मैं काम करूंगी ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कैसा काम करती हूँ। इतनी देर में साहिल भी आ जाता है। इंसान इतना थका हुआ आए और घर में उसको ये सब झगड़े देखने को मिलते हैं। पूजा उसे थोड़ा समझाती है। हाँ माँ, तो ये सही तो कह रही है। जब तक काम दीदी करती रहेंगी, इसको कैसे आएगा? वाह, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब बेटा भी बीवी की जुबान बोलने लगा है। शादी को 4 दिन हुए नहीं कि घर में ये सब चालू हो गया। ये लड़की मेरा घर तुड़वाने ही आई है, इसे मेरी बेटी खटकने लगी है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुझे कुछ नहीं सिखा रहा, पर सही गलत तो मैं भी देख सकता हूँ ना। हाँ तो सही गलत देख, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। तेरी नजर में तो बस तेरी बीवी ही सही है, हम सब तो गलत ही हैं। ऐसा नहीं है दीदी। मुझे आपसे पूछकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मौका तो देकर देखिए। जो मैं चीज सही से ना करूँ वो आप मुझे बता देना। सबको पूजा की ये बात सही लगती है और सब फिर अपने में थोड़ा थोड़ा बदलाव आते हैं। पूजा धीरे धीरे घर में एडजस्ट होने लगती है। मुंबई के एक फ्लैट में शीतल अपनी बेटी टीना और बेटे मोहन के साथ रहती थी। एक दिन उसकी बेटी टीना बोली, क्या माँ, जब देखो हमेशा घर में बैठी रहती हैं, क्यों ना बाहर चलकर कार चलाना सीखे? फिर आपको कहीं भी जाने के लिए मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप बस चाबी उठाएंगी और घर घर करते हुए निकल जाएंगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं सीखना कार वार चलाना। ये सब तुम्हारी उम्र के बच्चों को ही शोभा देता है, मुझ जैसी बुढ़िया को नहीं। क्या मेरे पुराने ख्यालों की मलिका माँ, आप क्यों इतना डरती हो? मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी आपको कार चलाना। फिर देखिएगा आस पड़ोस की सोसाइटी में आपका कितना नाम होता है। टीना की जिद के आगे शीतल हार मान जाती है। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो एक बार कोशिश करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन टीना अपनी माँ को गाड़ी चलाने की बारीकियां समझाती है और शीतल धीरे धीरे गाड़ी को चलाने लगती है। सतर्क रहिए माँ, ध्यान से गियर बदलिए। अब ब्रेक लगाइए, ध्यान से। ओफो, ऐसे नहीं, ऐसे गियर चेंज होता है माँ। मैं आपको कितनी बार एक ही बात समझाऊं? लेकिन अचानक शीतल का ध्यान भटकता है और गाड़ी बेकाबू हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, कोई रोको इसे, ये तो अपने आप ही भाग रही है। तभी गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और शीतल बुरी तरह से घायल हो जाती है। टीना को भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। तभी डॉक्टर बताते हैं कि शीतल अब अपाहिज हो चुकी है और उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, ये सब मेरी गलती है। ना मैं आपको जबरदस्ती कार चलाना सिखाती और ना ये सब होता। अपाहिज होने से शीतल एक गहरे सदमे में चली गई और हमेशा व्हीलचेयर पर गुमसुम बैठी रहती। वहीं दूसरी ओर टीना वापस से अपने बॉयफ्रेंड बंटी को रिझाने के लिए नए नए तरकीब सोचती रहती। उस बंटी ने क्या कहा था? उसे ऐश्वर्या राय की तरह लड़की पसंद है, जिसकी नीली आंखों के ओशन में डूब जाए, वो स्लो मोशन में। अब देखना ये नीले कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर मैं कैसी ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लगती हूँ। टीना लेंस को जोर से पकड़कर अपनी आंखों में लगाती है। तभी वो टूटकर उसकी आंखों में गिर जाता है और उसकी एक आंख से खून निकलने लगता है। भैया, भैया कहाँ हो आप? जल्दी आओ, देखो मेरी आंखों को क्या हुआ है। टीना का बड़ा भाई मोहन दौड़ता हुआ आता है और टीना को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि टीना की एक आंख फूट गई है और अब वो केवल अपनी एक आंख से ही देख सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर?
पहले मेरी माँ अपाहिज हो गई और अब टीना की एक आंख फूट गई। ना जाने हमारे प्यारे से परिवार को किसकी नजर लग गई है। अब इसकी शादी कैसे होगी? अब दुखी मत होइए भैया। मेरे कॉलेज के दोस्त बंटी ने कहा था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मुझसे ही शादी करेगा और मेरे हर सपने को पूरा करेगा। माँ भी इसके लिए तैयार है। बस आपको अभी बता रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी बंटी घबराते हुए टीना के पास आता है। टीना, टीना, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो सब छोड़ो बंटी, पहले ये बताओ कि अगले महीने तुम मुझसे शादी करोगे ना, जैसा कि तुमने वादा किया था। बंटी सकपकाते हुए बोला। शादी? कैसी शादी टीना? हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने तुमसे शादी वादी का कोई वादा नहीं किया था। मैंने उंगली क्या थमाई, तुम तो मेरा हाथ पकड़ने लगी। बंटी ये बोल वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। टीना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बंटी उसे इतना बड़ा धोखा देगा। वो अब दिन भर बस अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती। वहीं दूसरी तरफ मोहन के जिम्मे घर का अब सारा काम आ गया था। क्या मुसीबत है। एक तरफ माँ अपनी टूटी टांग लेकर एक कोने में मायूस पड़ी रहती है, दूसरी तरफ टीना अपनी फूटी आंखें लेकर दिन भर रोती रहती है। घर के काम की किसी को परवाह ही नहीं। अब मैं ऑफिस का काम देखूं या घर का? तभी मोहन अपने तमाम झंझटों से छुटकारा पाने के लिए सरिता नाम की एक सुंदर लड़की से शादी करता है, जो एक ब्यूटी पार्लर की शुरुआत करती है और जल्द ही सारे शहर में बहुत फेमस हो जाती है। आओ टीना, मैं तुम्हारा भी मेकअप कर दूं। मेरे मेकअप करने के बाद तुम बिल्कुल अप्सरा लगोगी। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? मैं सुंदर नहीं हूँ? आप मुझे मेरी फूटी आंखों के कारण नीचा दिखा रही हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब क्या था मैं खूब समझती हूँ। लगता है आपको अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हो गया है। अरे घमंड तो रावण का भी नहीं टिक पाया, फिर आप किस खेत की मूली हो? सरिता के ब्यूटी पार्लर में आती हुई सुंदर सुंदर महिलाओं को देख शीतल और टीना का खुद की शारीरिक अपंगता के प्रति दुख और बढ़ जाता है और जलन का रूप ले लेता है। वे तय करती हैं कि किसी भी तरह सरिता को भी उनकी तरह कमजोर और विकलांग बनाया जाए। आप तैयार हैं ना माँ? मैं जा रही हूँ रसोई में, ठीक है? टीना चुपके से रसोई में जाकर गैस तेज कर देती है, जिससे दूध उबलकर गिरने लगता है। सरिता जैसे ही अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर रसोई में आती है, शीतल उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में चिपकने वाली गोंद और जहरीले केमिकल मिला देती है। अब देखना बहू, इस क्रीम को लगाते ही कैसे तेरा चांद सा चेहरा जलकर राहु की तरह हो जाएगा। सरिता जैसे ही रसोई से आकर वो मिलावटी क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है, उसका चेहरा जलने लगता है। हे भगवान, ये क्रीम छूट क्यों नहीं रही मेरे चेहरे से? अब ये क्रीम आपके चेहरा जलाकर ही छूटेगा भाभी। अगले दिन सरिता पहले की तरह ही बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा लिए अपनी ब्यूटी पार्लर जाती है। ये देख टीना और शीतल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे बहू, तूने तो कहा था कल तेरी क्रीम बहुत जहरीली बन गई थी, लेकिन तू तो पहले की तरह ही बिल्कुल गोरी अंगारी है। वो बात ये है माँ जी, मैं अपने साथ एक रिमूवल भी रखती हूँ, जो यदि गलती से किसी चेहरे पर गलती से गलत क्रीम या पाउडर लग जाए तो उसे आसानी से मिटा सकता है। अपनी हार से गुस्से से आग बबूला हो टीना और शीतल रोज सरिता को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचती रहती। कभी सीढ़ियों पर तेल डाल देती तो कभी कुकर को फटने के लिए छोड़ देती, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से सरिता हर बार बच निकलती। एक दिन टीना बोलती है, बस माँ बस, मुझे लगता है अब हम छोटी मोटी तरकीबों से इस चुड़ैल सरिता को ठिकाने नहीं लगा सकते। हमें कोई बड़ा षड्यंत्र रचना होगा। मैं कुछ समझी नहीं मेरी बेटी। कल ये सरिता अपनी 1 महीने की कमाई हमारे पड़ोस के चैरिटी हॉल में अनाथ बच्चों को देने वाली है। हम किसी तरह उस चैरिटी हॉल को ही जला देंगे, जिससे सुंदर परी का चेहरा जलकर राख हो जाए। अगले दिन सरिता मोहन के साथ चैरिटी हॉल में जाती है, जहां ढेर सारे बच्चे आए हुए थे और उनका मनोरंजन करने एक जोकर भी अपने बंदर और डिस्को बॉल के साथ आया था। देखो बच्चों, अभी कैसे मेरे एक इशारा करते ही ये बंदर इस डिस्को बॉल को लेकर नाचने लगता है। जोकर के इशारा करते ही बंदर स्टेज पर डिस्को बॉल के साथ नाचने लगता है, जहां सरिता भी मोहन के साथ बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ टीना और शीतल स्टेज के पीछे खड़ी हो सरिता के माइक की तार खोज रही थी। देखो माँ, उसकी माइक का तार इधर ही कहीं होगा। पहले हम उसे करंट देकर घायल करेंगे, फिर उसके इलाज के बहाने कहीं ले जाकर जला देंगे, समझी? तभी टीना को सरिता के माइक का तार मिल जाता है। वो जैसे उसे उठाकर बिजली के तार से जोड़ने वाली होती है, उसकी नजर जोकर पर पड़ती है, जो कि बंटी था। अरे, ये तो मेरे दिल से खेलने वाला धोखेबाज बंटी है। इसने ये काम कब शुरू किया? आज सरिता के साथ साथ मैं इस धोखेबाज को भी भस्म कर दूंगी। बंटी को देख टीना सख्ते में आ जाती है और गलत तार उठाकर बिजली से जोड़ देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सारे हॉल में आग लग जाती है
और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चलो यहाँ से जल्दी भागो सरिता, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन माँ और टीना कहाँ पर है? वो दोनों दिख ही नहीं रही हैं। अरे वो दोनों लग रहा है कब की घर चली गई हैं। चलो हम भी चलते हैं। लेकिन घर की चाबी तो मेरे पास है। तभी सरिता की नजर स्टेज के पीछे खड़ी टीना और शीतल पर पड़ती है, जिनके सारे कपड़ों में आग लग गई थी। आ आ बचाओ बचाओ, भाभी, भैया भैया। तभी सरिता अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाली सिलेंडर लेकर अपने चेहरे की परवाह किए बगैर शीतल और टीना को बचाने भयंकर आग में कूद पड़ती है और दोनों को बचा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। सच कहूं तो ये आग हम दोनों ने ही लगाई थी, क्योंकि हम आपको भी अपनी ही तरह लूली लंगड़ी बनाना चाहते थे, ताकि लोग आपको देखकर भी वैसे ही हंसे जैसे हमें देखकर हंसते हैं। इस घटना के बाद शीतल और टीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वे सरिता से माफी मांगती हैं। सरिता उन्हें माफ कर देती है। कोई बात नहीं माँ जी और ननद जी, आप लोग जैसी भी हैं ठीक है। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं, सभी में कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। जैसे मुझे ही देख लो, मेरे बाल में जुमें बहुत पड़ती हैं। ये सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची खूबसूरती परफेक्शन में नहीं बल्कि स्वीकार्यता और प्यार में है।